एक क्वेश्चन बहुत आता है कॉन्ट्रैक्ट 2 वाले पेपर में। जो बच्चे एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के हैं उनको पता होगा ये डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अगर किसी को नहीं पता है तो वो सुन सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ये कहता है a contract of indemnity is a contract whereby one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person। इसका सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि अगर मैं प्रॉमिसर हूँ और अगर मेरी वजह से या किसी और के कंडक्ट की वजह से प्रॉमिसी को कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई मैं करूँगी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बना के दिया जाता है प्रॉमिसर के द्वारा प्रॉमिसी को, जिसके थ्रू एक कह सकते हैं हम कि प्रॉमिसी श्योर हो जाता है कि हाँ उसको कोई भी लॉस होगा तो वो उसको भरपाई मिल जाएगी उस चीज़ की। जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स व्हिच सी मे टेक अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ 200 रुपीज़। मतलब कि अगर सी ने कुछ भी किया बी के अगेंस्ट तो ए उसकी जिम्मेदारी लेगा। और इस पूरे वर्डिंग को एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम समझ सकते हैं कि और इसका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से क्या लेना देना है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमने लास्ट अपने सेमेस्टर में पढ़ा था कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कंडीशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंडीशन के पूरे होने पे या ना होने पे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है, उससे पहले नहीं। तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट भी उससे रिलेटेड हुआ, बिकॉज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट भी तभी वैलिड होगा अगर किसी प्रॉमिसी को लॉस हुआ है, तभी वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। एसेंशियल्स क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट के? लॉस टू प्रोमिसी इज एसेंशियल, यानी कि प्रोमिसी को पहले लॉस होना ज़रूरी है, तभी वो उसको वैलिड मानेगा, तभी वो प्रोमिसर को स्यू कर सकता है कोर्ट के अंदर। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन भी हमने अपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, यानी कि कुछ भी अनलॉफुल नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन। हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। अगर वो अनलॉफुल होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाता, तो उसका लॉफुल होना भी नेसेसरी है। इंडेमनिटी में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब बाय वर्ड्स इन रिटन फॉर्म, और इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट, कि हम समझ सकें कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ऑलरेडी है, इसके अंदर वर्ड्स या कॉन्ट्रैक्ट वैसे नहीं बना है बोल के, लिख कर इम्प्लाइड है। जैसे कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल दिया है इस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वाले फीचर के अंदर, एसेंशियल में हम समझ सकते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या थे ये भी हमने अपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़े थे। जैसे कि मैं अगर किसी को यूपीआई पेमेंट कर देती हूँ गलत अकाउंट पे, तो उस बंदे का फ़र्ज़ बनता है कि वो मुझे वापस करे वो पेमेंट, और मुझे जहाँ पेमेंट करनी थी वहाँ मैं सही तरीके से कर सकूँ। अगर वो नहीं करता है फॉर सपोज़, तो कोर्ट उसको अलाउ करेगा, कोर्ट ये मेक श्योर करेगा कि वो पेमेंट मुझे वापस मिले। तो क्यों कोर्ट बोलेगा ऐसा? क्योंकि ऑलरेडी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बीच में, जहाँ पे ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट ना एग्जिस्ट करता हो लेकिन बना दिया जाए लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से, लीगल ड्यूटी की वजह से मान सकते हैं, तो उसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि है सेक्शन 69 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमने समझा है। अब स्कोप ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इससे पहले आपका सारा समझ में आ गया होगा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट या इंडेमनिटी क्यों एक दूसरे का पार्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कौन किसको प्रॉमिस कर रहा है और इसके एसेंशियल 3। अब इसका स्कोप क्या है? इसमें क्लियरली लिखा है कि जो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे इंडियन लॉ के अंदर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है सॉरी, वो नैरोअर है इंग्लिश लॉ के हिसाब से। इंग्लिश लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी या नेचुरल फैक्टर्स की वजह से प्रॉमिसी को लॉस होता है, एक्सीडेंटल फायर हो गई, कुछ भी जहाँ पे ह्यूमन कंडक्ट इन्वॉल्व ना हो, तो वहाँ पर भी ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा इंग्लिश लॉ के हिसाब से। पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा लिखा है कि ये एक्सेप्शन है। अगर कोई नेचुरल फैक्टर की वजह से प्रॉमिसी को लॉस होता है, जहाँ पे ह्यूमन कंडक्ट यानी कि इंसान का बस नहीं चल सकता था, ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो जाए या कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से लॉस हो जाए, तो वो एक्सेप्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा। और इंग्लिश लॉ की डेफिनेशन से इसी वजह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली डिफरेंट है। ओके, तो हम ये एक्सेप्शन को याद रखेंगे। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, तो 3 एसेंशियल्स पढ़े हमने, 1 एक्सेप्शन और 3 ही राइट्स हैं, डैमेजेस, कॉस्ट एंड सम्स। तो डैमेजेस तो ऑलरेडी लॉस के अंदर ही कवर हो जाएंगे, जो भी प्रॉमिसी को लॉस हुआ है वही डैमेजेस हैं। कॉस्ट मतलब कि जो भी सूट फाइल करने के दौरान, सारी प्रोसीडिंग्स के दौरान प्रॉमिसी को नुकसान हुआ, जो उसका खर्चा पानी जो भी है, तो वो प्रॉमिसर
फुलफिल करेगा, उसको रिटर्न करेगा। एंड सम्स का मतलब है कि जो भी रीजनेबल सम डिसाइड हुआ है आफ्टर कॉम्प्रोमाइजिंग, प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में जब कॉम्प्रोमाइज हो गया है, स्यूट डिस्प्यूट जो भी था वो क्लोज हो चुका है, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो जो रीजनेबल अमाउंट डिस्कस की गई है वो प्रोमिसर प्रोमिसी को पे करता है।